इंटरनेशनल बिजनेस की थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल बिजनेस की अभी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। पहली वीडियो थी कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल बिजनेस का और सेकंड वीडियो थी क्या मेन रीजंस होते हैं किसी भी बिजनेस को इंटरनेशनल जाने के लिए। जैसे मान लो आपका बिजनेस है, अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो क्या रीजंस या क्या मोटिवेशंस होंगे जिसकी वजह से आप सोचोगे भैया चलो इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं EPRG अप्रोच। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह PPT वाले। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या ये अप्रोच होती है EPRG, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक की। ठीक है, लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। मस्त एग्जाम्पल के साथ कवर करने की कोशिश हम करेंगे इस वीडियो को। जैसे कि मान लो आपका कोई एक बिज़नेस है, पूरी वीडियो में आप यही सोच के चलना कि आपका एक बिज़नेस है, आप इंडिया में बिज़नेस करते हो और आप अपने बिज़नेस को इंडिया से बाहर लेके जाना चाहते हो, बाहर के मार्केट्स में लेके जाना चाहते हो। ठीक है, तो आप कभी भी ये सोचोगे कि बाहर के मार्केट में जाना है तो ये बहुत ईजी नहीं होगा। बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं आपके लिए, जैसे कि डिफरेंट कल्चर्स। आपके जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया जैसा कल्चर नहीं होता है, वहाँ पे अलग कल्चर होता है। कस्टमर्स का बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर वहाँ पे अलग होगा इंडिया के कस्टमर्स से। ठीक है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, इकोनॉमिक कंडीशंस ये सब अलग होंगी। ठीक है, ये तो कुछ चैलेंजेस आते हैं अगर आप सोचते हो कि अगर आपको एक्सपैंड करना है इंडिया से बाहर, तो उसी में आप यूज़ करते हो EPRG अप्रोच। ठीक है, द EPRG अप्रोच प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू थिंक अबाउट हाउ टू बेस्ट मैनेज दीज डिफरेंसेस एंड लेवरेज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। ये जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी चैलेंजेस हैं इनको आप मैनेज कैसे करोगे, ठीक है, और कैसे आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, उसको जानने के लिए आप यूज़ करते हो EPRG अप्रोच। EPRG अप्रोच कभी भी ऐसे इकट्ठी यूज़ नहीं होती है। इसमें आप या तो E यूज़ करोगे या R यूज़ करोगे या P यूज़ करोगे या G यूज़ करोगे, इसमें से कोई एक यूज़ करोगे एक टाइम पे। वो आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपका एक बिज़नेस है, T-शर्ट्स बनाते हो आप, आपके बिज़नेस का नाम है कपड़ा बाज़ार और आप इंडिया में लोकेटेड हो। आपका जो बिज़नेस है वो इंडिया में है, T-शर्ट बनाने का बिज़नेस है इंडिया में। आपने सोचा कि भैया बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, चलो क्यों ना हम साउथ अफ्रीका में भी अपना बिज़नेस करते हैं। ठीक है, तो आपने एक कंट्री चूज़ कर ली, साउथ अफ्रीका। आपने सोचा अपनी T-शर्ट्स को है ना वहाँ पे भी ऐसे स्टोर खोलोगे और सेल करोगे, वहाँ पे भी जाके अपना बिज़नेस एक्सपैंड करोगे। वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको कुछ कल्चरल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ के जो कस्टमर्स होंगे वो अलग होंगे, उनका कल्चर अलग होगा, मार्केट कंडीशन वहाँ की अलग होंगी, इंडिया के मार्केट के हिसाब से नहीं होंगी। वहाँ का जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, जो भी वहाँ के लॉज हैं, वहाँ की सरकार है, वो अलग होंगी। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो इसमें इथनोसेंट्रिक अप्रोच। इथनोसेंट्रिक अप्रोच में आप क्या बोलते हो, आपकी मेंटालिटी क्या होती है यहाँ पे कि भैया हम इंडिया से जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, लेकिन हम जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया का ही यूज़ करेंगे। हम साउथ अफ्रीका जा तो रहे हैं लेकिन सब कुछ इंडिया का यूज़ होगा, हेडक्वार्टर हमारा इंडिया ही रहेगा। ठीक है, इथनोसेंट्रिक अप्रोच यही बोलती है यूजिंग द सेम लाइन्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एज इन इंडिया माइट नॉट रेजोनेट विद साउथ अफ्रीकन कस्टमर्स। ठीक है, मतलब इंडिया अगर साउथ अफ्रीका में जा रही है तो साउथ अफ्रीका के कस्टमर्स के हिसाब से नहीं सोचेगी, वो इंडिया की स्ट्रैटेजी, इंडिया की प्रोडक्ट लाइन ही यूज़ करेगी जो अभी तक करती हुई आ रही है। ठीक है, तो आपका पूरा कंट्रोल क्या हो गया, इंडिया में हो गया। जो भी चीज़ें बन रही हैं इंडिया में बन रही हैं, बस साउथ अफ्रीका कस्टमर्स के पास वो चीज़ें पहुँच जा रही हैं जैसी इंडिया में बनी हैं, सेम वैसी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होता है, हैवी ट्रेडिशनल इंडियन अटायर मे नॉट बी सूटेबल फॉर साउथ अफ्रीकाज क्लाइमेट एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जो भी इंडिया का ट्रेडिशनल अटायर है वो आप थोपने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इथनोसेंट्रिक अप्रोच आपकी यही बोलती है कि आपका जहाँ पे बिजनेस ओरिजिनली लोकेटेड था, जहाँ पे आपकी होम कंट्री है, वहीं का आप सब कुछ यूज़ करोगे। आप किसी और कंट्री में जा तो रहे हो लेकिन उस कंट्री के हिसाब से आप चेंज नहीं होने वाले भैया, जैसे आप हो वैसे ही रहोगे। सेकंड होती है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच इथनोसेंट्रिक की ऑपोजिट होती है एकदम। इथनोसेंट्रिक बोलती है भैया इंडिया में अपना ऑपरेशंस रखो, पूरा कंट्रोल इंडिया को दे दो। लेकिन पॉलीसेंट्रिक बोलती है आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री के हिसाब से सोचो ना भाई, बिजनेस करने जा रहे हो आप, कोई मजाक तो है नहीं। तो अगर आप साउथ अफ्रीका में जा रहे हो तो साउथ अफ्रीका के कस्टमर्स के बारे में सोचो, उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स बनाओ। ठीक है, अडैप्टिंग स्ट्रैटेजीज टू फिट साउथ अफ्रीकन मार्केट कैन हेल्प कपड़ा बाज़ार मीट लोकल कंज्यूमर नीड्स, जिससे आपकी जो लोकल कंज्यूमर नीड्स हैं वो अच्छे से पूरी हो सकती हैं।
Introduce a product line that blends Indian and African style using vibrant colors patterns popular in both countries। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप, मिक्स यूज़ कर सकते हो कि कुछ इंडिया का हो गया, कुछ साउथ अफ्रीका का हो गया, कि उसमें इंडियन टच भी आ जाएगा लेकिन साउथ अफ्रीका का भी टच रहेगा, उनके कस्टमर्स के हिसाब से रहेगा। और एक और बात यहाँ पे गौर करने वाली है, इथनोसेंट्रिक जो हमने इससे पहले पढ़ी थी उसमें जो मैनेजर्स होंगे या जो भी एम्प्लॉयज़ हायर करोगे ना आप, वो इंडिया के ही हायर करोगे किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो। लेकिन पॉलीसेंट्रिक में क्या होगा कि अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो जो मैनेजरियल पोजीशंस होंगी, जो की रोल्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट रोल्स होंगे किसी भी कंपनी में, वो आप उस कंट्री के हिसाब से यूज़ करोगे। जैसे मान लो आप यूएसए में जा रहे हो तो आप यूएसए के जो भी मैनेजर्स हैं उनको हायर करोगे। अगर आप साउथ अफ्रीका में जा रहे हो तो आप साउथ अफ्रीका के मैनेजर्स हायर करोगे, क्योंकि उनको वहाँ के लोकल समझ होगी वहाँ के लोगों की। ठीक है, तो आपके बिजनेस को वो बूस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिजियोसेंट्रिक अप्रोच। रिजियोसेंट्रिक क्या है? रीजन के हिसाब से, जैसे स्टार्टिंग में रिजियो मतलब रीजन के हिसाब से है ये। ठीक है, रीजन क्या होता है कि एक रीजन में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। जैसे एशिया रीजन हो गया, एशिया में क्या आता है, इंडिया आती है, जापान आती है, चाइना आती है। ठीक है, तो ये सारी एशिया में आती हैं। एक रीजन के हिसाब से आप फोकस करोगे अपनी स्ट्रैटेजीज़। क्या लिखा गया पढ़ लेते हैं। इफ़ कपड़ा बाजार प्लान्स टू एक्सपैंड टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज इन फ्यूचर अ रिजियोसेंट्रिक अप्रोच कैन बी इफेक्टिव। जैसे कि मान लो आप इंडिया में बिजनेस करते हो, आपको जाना है यूएसए, लेकिन आप सोच रहे हो अगर हम यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं तो भाई कनाडा ने क्या बिगाड़ा है हमारा, मैक्सिको ने क्या बिगाड़ा है, हम वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते बिजनेस। तो अगर फ्यूचर ऐसा है आपका कि आप प्लान करके चल रहे हो कि आपके आसपास की कंट्रीज़ को भी आपको कैप्चर करना है या वहाँ पे भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ रिजियोसेंट्रिक अप्रोच। रिजियोसेंट्रिक में आप रीजन के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाओगे, रीजन की नीड्स को केटर करते हुए चलोगे, ताकि अगर फ्यूचर में आपको एक्सपैंड भी करना पड़ा तो आप इजीली कर सकते हो नेबरिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, डेवलप अ रीजनल स्ट्रैटेजी दैट एड्रेसेस कॉमन ट्रेंड्स एंड प्रेफरेंसेज अक्रॉस साउथर्न एशिया वाइल अलाउइंग फॉर लोकल अडेप्टेशन। ठीक है, पूरे साउथर्न एशिया में जो भी आपकी कॉमन ट्रेंड्स और प्रेफरेंसेज हैं उसको अडेप्ट कर सके, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाओ। क्रिएट अ रीजनल हेडक्वार्टर इन साउथ अफ्रीका टू ओवरसी ऑपरेशंस एंड टेलर स्ट्रैटेजीज फॉर नेबरिंग कंट्रीज। जो आपका हेडक्वार्टर रहेगा बस साउथ अफ्रीका का नहीं होगा, आसपास की जो कंट्रीज़ हैं साउथ अफ्रीका के उसका भी हेडक्वार्टर सेम ही रहेगा। तो रीजनल स्ट्रैटेजी हो गई आपकी, रिजियोसेंट्रिक स्ट्रैटेजी जिसे बोलते हैं। लास्ट होती है जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक का मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पूरी दुनिया पे ध्यान दे रहे हो कि भैया जो हमारा ऑपरेशन है ना वो ग्लोबल ऑपरेशन है भैया। ठीक है, पूरी दुनिया के हिसाब से हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इंटीग्रेटिंग ग्लोबल प्रैक्टिसेस या इंटीग्रेटिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस वाइल अलाउइंग फॉर लोकल अडेप्टेशन कैन मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ठीक है, आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी होंगी उसको अडेप्ट करोगे, आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से नहीं जाओगे। इम्प्लीमेंट अ ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विद लोकलाइज्ड कंटेंट, करेंसी ऑप्शंस एंड शिपिंग सॉल्यूशंस फॉर साउथ अफ्रीकन कस्टमर्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसका एक एग्जांपल है बहुत छोटा सा कि आप ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लगा दो कि ग्लोबल एक आपकी एक शॉपिंग वेबसाइट है जिसपे किसी भी कंट्री के जो भी कस्टमर्स हैं वो आके परचेज कर सकते हैं। करेंसी ऑप्शंस दे दो आप वहाँ पे, लोकलाइज्ड कंटेंट दे दो, उस कंट्री के हिसाब से कस्टमाइज़ कर दो। ठीक है, तो आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना दोगे वहाँ पे। और यहाँ पे एक और क्या बात होती है, जैसे कि हमने रिजियोसेंट्रिक में देखा था कि जो भी आप हायरिंग कर रहे हो मैनेजर्स की वो रीजनल बेसिस पे कर रहे हो, उस रीजन के अंदर से कर रहे हो। पॉलीसेंट्रिक में देखा था हमने कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का आप मैनेजर लेके आ रहे हो। लेकिन जियोसेंट्रिक में क्या होता है भैया, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री का आप मैनेजर लेके नहीं आते हो कि आपने सोचा कि मैं जापान का ही मैनेजर लेके आऊँगा कैसा भी मिल जाए, नहीं। आप पूरी दुनिया में से जो बेस्ट टैलेंट है उसमें से आप चूज़ करते हो मैनेजर। ठीक है, आपके पास पूरी दुनिया का एक पूल खुल जाता है जहाँ से आप बेस्ट मैनेजर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो था एग्जाम्पल। अभी लिखने वाली टर्म्स में देखते हैं EPRG किसे बोलते हैं। EPRG अप्रोच इज यूज्ड टू एनालाइज एंड क्लासिफाई द स्ट्रैटेजीज एंड बिहेवियर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन देयर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब मल्टीनेशनल कंपनीज होगी जिनका ऑपरेशन एक नेशनल से ज़्यादा में है। ठीक है, EPRG अप्रोच आपको ये बोलती है कि कैसे एनालाइज करना है और क्लासिफाई करना है, जो भी आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे, जो भी आपके बिहेवियर्स रहेंगे, जो भी आपके मूव्स रहेंगे, उनको किस हिसाब से आप कैटेगराइज करोगे बेसिकली अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। EPRG स्टैंड्स फॉर इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। तो ये 4 तरीके की डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं। EPRG कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये 4 स्ट्रैटेजी है
और इसको आप मिक्स यूज़ नहीं करते हो, इसको आप अलग से ही यूज़ करते हो। अगर आप इथनोसेंट्रिक यूज़ कर रहे हो तो आप पॉलीसेंट्रिक यूज़ नहीं कर रहे हो वहाँ पे। इथनोसेंट्रिक का मतलब आप एक जगह पे ही कंट्रोल रख रहे हो, जो कि हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये समझ लो कि 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक, जो कंपनीज अडॉप्ट कर सकती हैं। सबसे पहला होता है इथनोसेंट्रिक। अभी हम यहाँ पे पॉइंट्स देखने वाले हैं, अगर आपको लिखना होगा आप साथ में लिख सकते हैं। होम कंट्री कंट्रोल। इथनोसेंट्रिक में हमेशा जो आपकी होम कंट्री होगी, अगर आप इंडिया से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सारा कंट्रोल, डज नॉट मैटर कि आपका बिजनेस कितनी सारी कंट्रीज़ में भी एक्सपैंड कर जाए, आपका पूरा कंट्रोल इंडिया में ही रहेगा, ठीक है। डिसीजन मेड एट हेडक्वार्टर्स। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट रखोगे आप अपना, बहुत कम चेंज करोगे, नहीं तो कोई चेंज नहीं करोगे। अगर मान लो इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बिना स्टैंडर्डाइजेशन के, बिना चेंजेस के यूएसए में बिकेगा, सेम प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका में बिकेगा, सेम प्रोडक्ट सारी कंट्रीज़ में बिकेगा आसपास की, ठीक है। और जो आपके की रोल्स होंगे, जो मैनेजमेंट पोजीशंस होंगी, वो इंडियन ही होंगी, मतलब होम कंट्री की पोजीशंस होंगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इंडिया का ऑपरेशन अगर आप, या इंडिया की कंपनी को आप किसी बाहर कंट्री में लेके जा रहे हो, तो जो मैनेजर्स होंगे, अगर यूएसए में इंडियन कंपनी जाती है तो जो मैनेजर हैं वो इंडिया के ही जाएंगे, यूएसए से आप कोई मैनेजर हायर नहीं करोगे। ऐसा इथनोसेंट्रिक बोलती है। इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि आपका कंसिस्टेंट ऑपरेशन होगा, ऑब्वियसली, कि आपको ऑपरेशंस में ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो इंडिया में आप मैनेजमेंट यूज़ करते थे वही आप बाहर कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हो। और ईजियर इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पॉलिसीज़ आपकी सेम रहेंगी, स्ट्रैटेजीज़ आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। यूनिफाइड अप्रोच आप बोल सकते हो। लोकलाइजेशन आप क्योंकि नहीं लगा रहे हो, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन है। वहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना दिया आपने, हर कंट्री में वही स्टैंडर्ड चलने वाला है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि पुअर मार्केट फिट होता है कि आप लोकल मार्केट के हिसाब से नहीं चेंज कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, तो लोकल मार्केट में आपको फिट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसका सेकंड डिसएडवांटेज हो सकता है कल्चरल सेंसिटिविटी, कि आप मान लो इंडिया के हिसाब से अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं, उनका कल्चर क्या है, उस कंट्री का कल्चर क्या है, हर जगह सेम प्रोडक्ट फिट कई बार नहीं होता है, तो कल्चरल इनसेंसिटिविटी वहाँ पे बढ़ जाती है, जो कि एक डिसएडवांटेज है इथनोसेंट्रिक का, कि आप वन साइज़ फिट ऑल टेक्निक यहाँ पे यूज़ करते हो, जो कि हर बार सक्षम या सक्सेसफुल नहीं होती है। ऑलराइट। सेकंड होता है पॉलीसेंट्रिक। इथनोसेंट्रिक का ऑपोजिट होता है, यहाँ पे होती है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। मतलब सब्सिडरीज जो होंगी आपकी, जैसे मान लो इंडिया का आपका हेडक्वार्टर है, लेकिन अगर आप यूएसए में कोई सब्सिडरी खोलते हो तो उसको इंडिपेंडेंट, आप उसको फ्रीडम दे दोगे, ऑटोनॉमी दे दोगे कि भैया अपने डिसीजन खुद बनाओ, अपने जो भी कंट्री है यूएसए है उसके कस्टमर्स के हिसाब से बनाओ अपने डिसीजंस। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे। आप अगर यूएसए में कोई कंपनी खोलते हो तो वहाँ के लोगों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को बनाओगे आप, लोकल प्रेफरेंसेस के हिसाब से, ठीक है। जो भी वहाँ के मैनेजर्स होंगे, अगर यूएसए में कोई मैनेजर आप हायर करते हो तो यूएसए का ही मैनेजर होगा, क्योंकि यूएसए में है वो ऑपरेशन। इसका एडवांटेज हो सकता है बेटर लोकल फिट मार्केट। जो भी आपका इथनोसेंट्रिक का डिसएडवांटेज था ना कि मार्केट फिट नहीं हो सकता, पॉलीसेंट्रिक में बहुत अच्छा मार्केट फिट होता है, क्योंकि आप कंट्री के हिसाब से काम कर रहे हो, कि जो भी कंट्री के कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हो, ठीक है। तो लोकल मार्केट फिट आपका बहुत अच्छा होता है। और लोकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि कस्टमर्स के साथ हो गए, सप्लायर के साथ हो गए, गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ हो गए, वो बहुत सुधरते हैं। डिसएडवांटेज होता है भैया, इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंट्री में आप सेपरेट मार्केट कैंपेन यूज़ करोगे, प्रोडक्ट डिज़ाइन हर एक कंट्री के अलग होंगे, ऑपरेशंस हर एक कंट्री के अलग होंगे ईच मार्केट के, तो वहाँ पे कॉस्ट वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा लग सकती है। पोटेंशियल इनएफिशिएंसीज आ सकती हैं, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक कंट्री में आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हर एक कंट्री में, क्योंकि आपने ऑटोनॉमी दे रखी है इंडिपेंडेंट काम करने की उनको, है ना, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये होता है पॉलीसेंट्रिक। फिर आता है भैया रिजियोसेंट्रिक। रिजियोसेंट्रिक जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था, आप रीजन के हिसाब से किसी भी कंट्री को डिवाइड कर दोगे और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजीज बनाओगे। रीजनल अप्रोच, ग्रुप कंट्रीज इनटू रीजन्स, ठीक है। एक रीजन में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। रीजनल हेडक्वार्टर होंगे आपके, किसी एक कंट्री स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं होगा, जो भी रीजनल लेवल पे हेडक्वार्टर होंगे वो होंगे, और जो भी डिसीजन आप लोगे वो रीजनल लेवल पे लोगे। सेमी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड रीजन के हिसाब से आप करोगे इस टाइम पे, कि आपने अगर एशिया में प्रोडक्शन करना है, या आपको नॉर्थ अमेरिका में प्रोडक्शन करना है, या आपको यूरोप में प्रोडक्शन करना है, तो आप वहाँ की कंट्रीज़ के हिसाब से नहीं सोचोगे, वहाँ की रीजन के हिसाब से सोचोगे कि भैया यूरोप में एक सिमिलैरिटी निकालोगे, उसके बाद उसको प्रोडक्ट को अपने
स्टैंडर्डाइज करोगे, ठीक है, जो कि आपको क्या बेनिफिट दे देता है कि आपको एक बैलेंस दे देगा कि ग्लोबल एफिशिएंसीज जो भी होंगे, आप क्योंकि बाहर जा रहे हो अपनी कंट्री के, तो आपको ग्लोबल एफिशिएंसीज मिलेंगी और लोकल रेलेवेंस भी मिलेगा। आप रीजन के हिसाब से कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो उसके अंदर कंट्रीज आती हैं उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट फिट बैठे। फिर आता है मैनेजमेंट, जो भी आपका मैनेजरियल रोल्स होंगे, अभी आप किसी कंट्री में से नहीं उठाओगे, उस रीजन में बहुत सारी कंट्रीज़ हो सकती हैं, किसी भी एक कंट्री में से आप मैनेजरियल पोजीशंस को भर सकते हो या हायर कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम रीजनल मैनेजर, ठीक है, उस रीजन में से आप मैनेजर उठाओगे। इसके एडवांटेजेस होते हैं बैलेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल नीड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोकल नीड्स पे भी फोकस कर रहे हो और आप ग्लोबल तो जा ही रहे हो, अगर आप एक कंट्री से बाहर निकल रहे हो तो आप ग्लोबल तो जा ही रहे हो, ठीक है, और रीजनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। एक रीजन को अगर आप सर्व कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्केल होगा, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कॉस्ट जो होंगी वो कम हो जाएंगी उसके बाद, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करोगे उसके बाद, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, डिसएडवांटेज होता है मे ओवरलुक स्पेसिफिक लोकल नीड्स, जो भी आपकी वहाँ की लोकल नीड्स होंगी, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री पे आप फोकस नहीं कर रहे हो तो कई बार वो ओवरलुक हो जाती हैं, कई बार आप उनको मिस कर सकते हो, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि आपका जो हेडक्वार्टर है वो रीजनल बेस्ड है, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, आप किस कंट्री पे ज़्यादा फोकस करोगे, किस पे नहीं करोगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। उसके बाद होता है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप पूरे वर्ल्ड पे फोकस कर रहे हो, पूरे ग्लोब पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है ट्रीट्स द वर्ल्ड एज सिंगल मार्केट, ठीक है, मार्केट को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हो, पूरा वर्ल्ड ही आपका मार्केट है। ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन बनाते हो आप कि आप ग्लोबली आप लोकल एडजस्टमेंट्स के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मान लो आपका जो ऑपरेशन है वो किसी एक कंट्री में नहीं है, किसी दो कंट्री में नहीं है, पूरे ग्लोब में कहीं ना कहीं पे है, तो हर एक जहाँ जहाँ पे है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपनी लोकल एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। ग्लोबल टैलेंट पूल मिल जाता है आपको, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका प्रोडक्शन जो है या आपका जो कंपनी है वो इंडिया में है, यूएसए में है, यूरोप में है, कहीं पे भी है, आप जो मैनेजर्स हैं ना वो कहीं से भी हायर कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बेस्ट फिट होगा वो ला सकते हो पूरे वर्ल्ड में से, वर्ल्ड यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ग्लोबल एफिशिएंसीज मिलती हैं आपको, जैसे कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएगा, कि ग्लोबल लेवल पे अगर आप प्रोडक्शन करते हो, ग्लोबल लेवल पे आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा कि आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हो और आपकी कॉस्ट वहाँ पे है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और आपका जो वर्ल्ड वाइड एक्सपर्टीज़ है उसको आप लेवरेज कर सकते हो, कि आपको पूरे दुनिया के अच्छे टैलेंट मिल सकते हैं। एक्सपर्टीज़ का मतलब क्या हो गया, कि आपको अच्छे टैलेंट मिलने में बहुत सहायता मिलती है इसमें, कि आप अच्छे से चूज़ करके ले सकते हो वहाँ से हायरिंग। डिसएडवांटेज होता है बैलेंसिंग ग्लोबल एंड लोकल नीड्स इज चैलेंजिंग। अगर आप ग्लोबल नीड्स को देखो और लोकल नीड्स को देखो, हर एक कंट्री के हिसाब से कस्टमाइज करना, लोकल एडजस्टमेंट्स करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है। और अगर आप ग्लोबल लेवल पे सोच रहे हो तो भाई बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपकी डाइवर्स वर्कफोर्स आ जाती है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं अगर आप वो स्टैंडर्डाइज करना चाहते हो, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, बहुत सारी ऐसे डिसीजंस हैं जिसके लिए आपको वैसे पूरे ग्लोबल लेवल पे सोचना होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, ठीक है। तो आप आई होप आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इथनोसेंट्रिक का मतलब होता है जहाँ पे आपकी होम कंट्री है वहीं से सब कुछ देखा जाएगा। पॉलीसेंट्रिक का मतलब होता है कि भैया जिस भी कंट्री में जा रहे हो आप उसके हिसाब से बन जाओगे, जैसा देश वैसा भेस हो जाएगा। और फिर उसके बाद होता है रीजियोसेंट्रिक, आप रीजन के हिसाब से जो भी है डिसीजन वो लोगे, ठीक है। रीजियोसेंट्रिक थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़े लेवल पे होता है। फिर आता है जियोसेंट्रिक, जो सबसे बड़े लेवल पे होता है, जिसको पूरी दुनिया को अपना मार्केट मान के स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर मन करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मन बनाओ और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आपको बाकी की वीडियोस जो हैं इस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक नहीं बोलूँगा, इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको बाकी की वीडियोज़ चाहिए तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ से आप बाकी की वीडियोज़ देख सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन में ही नोट्स मिल जाएंगे इसके PDF, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।